गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए तो आज हम जो हमारी नाइन्थ क्लास की नई गणित की किताब आई हुई है गणित मंजरी, उसका फर्स्ट चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। हम इसके हर एक क्वेश्चन को न केवल सॉल्व करेंगे बल्कि उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। दो एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पूछा हुआ है हमसे। तो देखिए क्या हो जाएगा वो। सपोज ये वो एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस है, और इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो देखिए ये पॉइंट है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इसको जनरली हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। ये इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस है, दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। ओके। Point W has x coordinate equal to -5. Can you predict the coordinates of point H, which is on the line through W parallel to y-axis? Which quadrant can H lie in? क्या बोल रहा है, पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कोई पॉइंट W है जिसका x कोऑर्डिनेट क्या दे दिया हमको, -5 दे दिया है। ये देखिए इसका x कोऑर्डिनेट क्या ले लिया हमने, -5। y कोऑर्डिनेट के बारे में कुछ नहीं बताया तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो कितना है, 0 है। ओके। तो आगे बोल रहा है, कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस। वो जो एच पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, बोल रहा है विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल, और डब्ल्यू से होकर जो लाइन जा रही है उस पे वो पॉइंट एच लाई कर रहा है। विच क्वाड्रेंट कैन एच लाई इन। तो हमें ये प्रिडिक्ट करना, ये बताना है, तो बताइए जरा। तो वो जो एच पॉइंट है, क्योंकि वो कहाँ से होके पास हो रहा है, इस डब्ल्यू से होके पास हो रहा है, और वो पैरेलल टू क्या है, वाई एक्सिस है। तो भाई पैरेलल टू वाई एक्सिस, और क्योंकि डब्ल्यू से होके पास हो रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा, वो सेम बना रहेगा, वो तो -5 रहेगा। वाई कोऑर्डिनेट उसका चेंज होता रहेगा। आगे हमसे ये पूछ रहा है, विच क्वाड्रेंट कैन एच लाई इन। एच किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब अगर वाई कैसा है, वाई अगर पॉजिटिव है तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है इसका मतलब ये जो लाइन होगी, जो कहाँ से इस एस डब्ल्यू से को जो लाइन पास हो रही है वो किस तरफ लाई करेगी, ओरिजिन से टूवर्ड लेफ्ट साइड लाई करेगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट कैसा दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है। अब y अगर पॉजिटिव है इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और y अगर नेगेटिव है तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके। तो हमने क्या बोला कि अगर y कैसा है, y कैसा है, ये पॉजिटिव है, तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर ये y कैसा है, नेगेटिव है, तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके। इसको जरा ड्रॉ करके देख लेते हैं हम। अब देखिए मैं क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, पॉइंट डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। जो पॉइंट डब्ल्यू है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -5 है। अब ये पॉइंट कहीं भी लाई कर सकता है, बस ध्यान रखना है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, -5 होना चाहिए। तो हम इसको एक्स एक्सिस के ऊपर ले लेते हैं कि भाई हम मान ले रहे हैं कि ये पॉइंट कहाँ पर है, ये वो पॉइंट है डब्ल्यू। ओके। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना दे दिया, -5, और क्योंकि हमने इसको एक्स एक्सिस के ऊपर लिया है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है पॉइंट एच विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो पॉइंट एच है वो डब्ल्यू से जाने वाली जो लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, उस पर कहीं लाई कर रहा है। क्या बोला, जो पॉइंट एच है वो वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है जो कि डब्ल्यू से के पास हो रही है, उसके ऊपर वो एच पॉइंट कहीं लाई कर रहा है। तो वो देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा। वो सपोज ये वो लाइन है जो इस पॉइंट डब्ल्यू से के पास हो रही है और इसके ऊपर एच लाई कर रहा है। अब वो एच इस लाइन पे कहीं भी लाई कर सकता है। तो मैंने मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये मान लिया कि वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, वो पॉइंट सपोज यहाँ पर है, ये वो पॉइंट है।
अब वो पॉइंट अगर यहाँ लाई कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? अगर एच पॉइंट यहाँ लाई करता है तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? -5 2। और अगर वो पॉइंट सपोज यहाँ लाई कर रहा है तो देखिए वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर कहीं भी लाई करेगा, अगर उसका y कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव है, तो वो कहाँ सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, और अगर y कोऑर्डिनेट उसका नेगेटिव है तो वो थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। मान लीजिए पॉइंट h यहाँ लाई करता है थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? -5, -2। ओके, कंसिडर द पॉइंट्स r 30 a 0 -2 m -5 -2 and p -5 2 if they are joined in the same order. Predict two sides of RAMP that are perpendicular to each other, one side of RAMP that is parallel to one of the axes, two points that are mirror image of each other in one axis. Which axis will this be? Now plot the points and verify your predictions. देखिए पहले क्या बोल रहा है, किस पॉइंट्स की बात कर रहा है? RAMP, और बोला है दे ज्वाइंट्स इन द सेम ऑर्डर। तो हमें ये कुछ स्टेटमेंट है उनको प्रिडिक्ट करना है। तो देखिए पॉइंट क्या क्या दिए हुए मुझे, आर दे दिया कितना? 30। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पॉइंट आर कितना दिया है? 30। ए दिया 0 -2, एम दिया है -5 -2, एंड पी दिया है -5 2। ये वो पॉइंट दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए, अगर ऑब्जर्व करें आप, तो ए और एम पॉइंट में यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट सेम है। तो अगर कोई दो पॉइंट हमें ऐसे गिवन है, इसका वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो साइड होगी वो हमेशा एक्स एक्सिस के क्या होगी? पैरेलल होगी। और अगर एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो हमेशा वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके, क्या समझे आप? इफ एक्स कोऑर्डिनेट्स of two points are equal, then line joining them are parallel to y axis। अगर x कोऑर्डिनेट दो पॉइंट्स के कैसे इक्वल हैं, तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस होगी। इसी के साथ ये भी ध्यान रखिए, इफ y coordinate of two point are equal, then line joining them are parallel to x axis। अगर y कोऑर्डिनेट इक्वल है तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमें क्या पूछ रहा है। जब पहली प्रिडिक्शन की बात करें, बोला टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें ये बताना है कि वो दो कौन सी साइड्स होंगी जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। सेकंड में देखिए क्या बोल रहा है, वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। आर ए एम पी की वो कौन सी साइड होगी जो एक्सिस के पैरेलल होगी? तो आप जरा पॉइंट पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट ए और एम, इसके वाई कोऑर्डिनेट कैसे हैं? इक्वल है। अब इसके वाई कोऑर्डिनेट इक्वल है, इसका मतलब ए और एम को ज्वाइन करने वाली जो साइड होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। हियर पॉइंट ए एंड एम, पॉइंट ए
0 -2 and m -5 -2. Point A 0 -2 and m -5 -2 have equal y coordinate, that is -2. हैव इक्वल y कोऑर्डिनेट दैट इज -2. यहाँ पर देखिए -2 दोनों में इक्वल है. सो साइड AM इज पैरेलल टू, क्योंकि इसके y कोऑर्डिनेट इक्वल है तो इस साइड किसके पैरेलल होगी, पैरेलल टू x एक्सिस. ओके. सिमिलरली पॉइंट M एंड P, पॉइंट M इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, -5 -2 -5 -2 एंड P -5 2 have x coordinates equal x coordinate, that is -5. Okay, so side MP are पैरेलल टू. अब यहाँ पर देखिए क्या, x कोऑर्डिनेट यहाँ पर इक्वल है तो साइड किसके पैरेलल होगी, पैरेलल टू y एक्सिस. अगर x कोऑर्डिनेट इक्वल है तो साइड y एक्सिस के पैरेलल होगी और y कोऑर्डिनेट इक्वल है तो साइड x एक्सिस के पैरेलल होगी. अब आइए फिर से जरा इन पॉइंट्स पे. तो बोल रहा था यहाँ पर देखिए टू साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अभी हमने यहाँ पर बोल दिया कि एक साइड, कौन सी साइड, MP, ये पैरेलल टू y एक्सिस है और यहाँ हमने बोला AM ये पैरेलल टू x एक्सिस है. तो एक x एक्सिस के पैरेलल एक y एक्सिस के पैरेलल है तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसी होंगी, परपेंडिकुलर. इसका मतलब AM परपेंडिकुलर टू MP होगी. तो पहले का आंसर क्या होगा इसका, AM परपेंडिकुलर टू MP. ओके. सेकेंड वाला बोल रहा है देखिए क्या, वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस. अभी आपने देख लिया यहाँ पर, यहाँ देखिए -2 इसका y कोऑर्डिनेट कैसा है, इक्वल है. जब इसका y कोऑर्डिनेट इक्वल है तो जो साइड AM है वो किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी. यहाँ y कोऑर्डिनेट कैसा है, इक्वल है, तो जो AM साइड होगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी. साइड AM पैरेलल टू x एक्सिस. ठीक है. एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट इक्वल है तो ये साइड y एक्सिस के पैरेलल होगी, कौन सी, MP. एंड साइड MP पैरेलल टू y एक्सिस. ठीक है. अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी. हमें वो दो पॉइंट बताने हो जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो, मिरर इमेज हो. मिरर इमेज के लिए क्या जरूरी है, अगर मान लीजिए उनके एक्स कोऑर्डिनेट कैसे हैं, इक्वल हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए. और अगर वाई कोऑर्डिनेट इक्वल है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए. लेकिन अगर वो एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज की बात कर रहा है, यहाँ पर देखिए जरा, जैसे एम और पी इन पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है, इसका इक्वल है, यहाँ भी -5 है, यहाँ भी -5 है. वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट है लेकिन न्यूमेरिकली उनकी वैल्यू सेम है. तो अगर भी किसी एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज की बात कर रहा है तो याद रखना उन पॉइंट के क्या होना चाहिए, वो पॉइंट इक्वल होना चाहिए लेकिन साइन डिफरेंट होना चाहिए. तो यहाँ पर क्या है, ये -5 इसके एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या है, न्यूमेरिकली तो इक्वल है लेकिन साइन क्या है, डिफरेंट है.
ओके, तो इसका मतलब जो एम और पी ये दो पॉइंट है, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। किसके रिस्पेक्ट में होंगे, यहाँ पर देखिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये मिरर इमेज होंगे। अगर वाई कोऑर्डिनेट सेम होते तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये मिरर इमेज होते। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट एम और पी कैसे होंगे, मिरर इमेज होंगे। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। पॉइंट एम एंड पी, एम एंड पी आर मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैसे होंगे, मिरर इमेज होंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है, इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है और आंसर को वेरीफाई करना है। चलिए इसको प्लॉट करते हैं, ग्राफ पेपर पे आते हैं। चलिए तो इन पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। आर ए एम पी, आर कितना दिया हुआ 30, तो देखिए आर कहाँ पर करे लाई करेगा, ये 30, ये आर 30, फिर ए 0 - 2, 0 - 2 ये होगा ए, देन एम है -5 - 2, तो एम आएगा -5 - 2, ये वो पॉइंट हो जाएगा एम -5 - 2, देन पी -5 - 2, पी -5 - 2, पी यहाँ कहीं पर होगा -5 - 2। अब इनको हमें ज्वाइन कर लेना है, तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से कुछ हमें आर ए एम पी, तो आर ए एम पी ये इस तरह का कोई हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है। अब जो पॉइंट्स उसमें पूछे गए थे उस पर जरा आप ध्यान दें, तो आप देखिए जरा, टू साइड्स ऑफ आर एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे के परपेंडिकुलर साइड कौन सी होंगी, तो इसमें दिख रहा है पी एम परपेंडिकुलर टू एम ए, तो हमारा प्रिडिक्शन बिल्कुल सही है। वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल में जो साइड्स है, तो देखिए आप, ये हमारी वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल क्या था, पी एम, बिल्कुल सही है हमारी प्रिडिक्शन। और फिर ये देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस और इसके पैरेलल में कौन सी साइड्स आ रही है, एम ए। ठीक है, तो ये भी हमारी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही है। फिर हमसे थर्ड पूछा गया था वो पॉइंट जो क्या हो मिरर इमेज हो, और एक्सेस के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट पी और एम ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे मिरर इमेज है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में। ये देखिए ये एक्स एक्सेस जितना ऊपर है उतना ही ये नीचे है, उतनी डिस्टेंस पर है। इसके कोऑर्डिनेट कितना -5 2, और ये कोऑर्डिनेट कितना है एम के -5 - 2। तो पी और एम कैसे होंगे, मिरर इमेज होंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो हमारी जो प्रिडिक्शंस थी वो बिल्कुल सही है। ओके, प्लॉट पॉइंट जेड 5 - 6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, construct a right angle triangle IZN and find the length of the three sides। तो हमें क्या करना है, पॉइंट जेड 5 - 6 को क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना है। फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल IZN बनाना है हमें, और उसकी जो थ्री साइड्स है उनके लेंथ के बारे में बात करना है। ठीक है, तो चलिए तो हम बनाते हैं इसको। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, जेड 5 - 6 दिया हुआ है, तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। 5 - 6 कहाँ पर आएगा, ये देखिए 5 - 6 ये वो पॉइंट होगा। 5 - 6 ये क्या दिया हुआ हमें, जेड 5 - 6। हमें ट्रायंगल IZN कंस्ट्रक्ट करना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल हो। ठीक है, तो हमें आई और एन पॉइंट को इस तरह से लेना होगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, ये पॉइंट मैंने एन ले लिया, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया मैंने आई। आई के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 0, और इस एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 5 0। इनको ज्वाइन कर देते हैं हम। ये मिल गया मुझे क्या, IN,
एन जेड ये आई जेड। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है जो कि इस एन पे कैसा है, एन पे ये राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। ओके, अब हमें क्या पूछा हुआ था, इनकी साइड्स की लेंथ भी पूछी हुई थी, तो बता देते हैं हम साइड की लेंथ। आई एन, देखिए जरा आई एन, इस साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो आई एन, तो देखिए आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, ओ एन माइनस ओ आई, या फिर ऐसा ही बोल सकता हूँ 1 2 3 4, 4 यूनिट। तो आई एन कितना हो गया, ये 4 यूनिट। एन जेड, ये कितना यूनिट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितना है ये, बोलिए 6 यूनिट है। तो एन जेड कितना हो जाएगा, एन जेड इज इक्वल टू 6 यूनिट। तो ये हो गया 6 यूनिट। अब बात करते हैं आई जेड। तो आई जेड क्या है, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के अपोजिट साइड आई जेड है, और इसको निकालना हमें बहुत अच्छे से आता है। तो आई जेड को हम कैसे निकाल सकते हैं, वो क्या होगा बताइए। आई जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई एन स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ आई एन स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। ये हम किससे बोल रहे हैं, तो ये हम बौद्धायन पाइथागोरस थ्योरम से बता रहे हैं, है ना। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते चले आ रहे हैं। एक्चुअली इस पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बौद्धायन ने उससे 100 से 150 साल पहले ही बता दिया था। तो हम इसको क्या बोलेंगे, बौद्धायन पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय बौद्धायन पाइथागोरस थ्योरम। बाय बौद्धायन पाइथागोरस थ्योरम। आई जेड इज इक्वल टू कितना, स्क्वायर रूट ऑफ आई एन स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। आई एन कितना दे दिया, 4 यूनिट, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो बोलिए कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर 16 प्लस 6 स्क्वायर 36। ये कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 52। और 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 × 4, दैट इज 2√13, 2√13 यूनिट। तो आई जेड क्या आ जाएगा, 2√13 यूनिट। अच्छा, इसको हम ऐसा भी कर सकते थे, डिस्टेंस फार्मूले से भी निकाल सकते थे। इन दोनों पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट पता है, तो हम यहाँ डिस्टेंस फार्मूला भी अप्लाई कर सकते थे। अब हमें एक और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल हो। ठीक है, तो देखिए उसको कैसे कर सकते हैं हम। एक ट्रायंगल हमें और कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम उसको कुछ इस तरह से ले लेते हैं। हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, किसको, जेड को, इस पॉइंट से ज्वाइन कर लिया हमने जेड को कुछ इस तरह से। ओके, और एक हम इस -2 पॉइंट, इस पॉइंट को जेड से ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं, ये जेड पॉइंट था, इसको हम आई नाम दे देते हैं, और इसको एन नाम दे देते हैं। तो आई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताइए, 0 - 6, और एन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 - 2। अब इस केस में इनकी साइड की लेंथ क्या हो जाएगी, बोलिए। अगर मैं बोलूँ आई जेड, तो आई जेड कितना हो जाएगा, आई जेड इज इक्वल टू, ये कितनी यूनिट है यहाँ से यहाँ तक बताइए, 5 यूनिट है। तो कितना हो जाएगा ये, 5, 5 यूनिट। इसी तरह से अगर मैं एन आई या आई एन की बात करूं, तो ये कितने यूनिट है, 1 2 3 4, 4 यूनिट। तो ये 4 यूनिट हो जाएगा। तो आई एन ये कितना है, 4 यूनिट है। तो आई एन हो गया 4 यूनिट। अब मैं अगर एन जेड की बात करूं, एन जेड, तो यहाँ पर देखिए एन जेड कितना हो जाएगा, एन जेड इज इक्वल टू, यहाँ हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर ले रहे हैं। ठीक है, तो वो कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ये आप अच्छे से जानते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर। ये x2 - x1, 5 - 0, यानी 5 स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, -6 - 2, तो ये क्या आ जाएगा, -6 - (-2) +2 होल स्क्वायर।
कितना आ जाएगा ये हो गया 5 स्क्वायर, और यहाँ कितना आ गया -6 + 2 -4, तो ये -4 का स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर कितना आ गया 25, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 41, तो स्क्वायर रूट ऑफ 41 यूनिट। ठीक है, तो इनकी साइड्स की ये लेंथ हो जाएंगे। ऐसे और भी बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल है। ठीक है ना। What would a system of coordinates be like if we did not have negative numbers? Would this system allow us to locate all the points on a 2D plane? देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे कि विदाउट नेगेटिव नंबर्स क्या ऐसा कोई सिस्टम पॉसिबल है जिसमें हम किसी भी 2D प्लेन के सभी पॉइंट्स को लोकेट कर सकें? तो इसका आंसर होगा यस। यस, यस वी कैन लोकेट all the points on a 2D plane without negative numbers. Yes, we can locate all the points on a 2D plane without negative numbers. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें हमारी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसको इस तरह से चूज करना होगा, उसको इस तरह से लोकेट करना होगा वो जिस 2D प्लेन की हम स्टडी करने जा रहे हैं वो उसके अंदर क्या हो जाए, उसके अंदर लाई करे, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वो 2D प्लेन आना चाहिए, तो हम उसकी स्टडी इजिली कर सकते हैं। देखिए कैसे समझते हैं। मान लीजिए ये वो 2D प्लेन है जिसकी मुझे स्टडी करना है, तो मैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस तरह से चूज करूंगा कि ये उसके अंदर लाई करे। ये मेरा वो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, इसकी ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? ओरिजिन। यहाँ हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, सिमिलरली 1 2 3 4 5 6। अब मान लीजिए मुझे कहीं इस पॉइंट की स्टडी करना है। देखिए ये जो पॉइंट है इसकी स्टडी करना है कहीं, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 4 3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएंगे मुझे? 4 3। अब कोई पॉइंट अगर मान लीजिए यहाँ पर लाई कर रहा है, ये वो पॉइंट है इसकी मुझे स्टडी करना है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2 5। इसी तरह से मान लीजिए ये कोई पॉइंट है जिसकी मुझे स्टडी करना है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ये देखिए 3 3। तो इस तरह से हम इस 2D प्लेन पे जितने ही पॉइंट्स है उसको हम इजीली विदाउट नेगेटिव नंबर्स लोकेट कर सकते हैं। ठीक है। Are the points m-3 -4 a00 and g68 on the same straight line? Suggest a method to check this without plotting and joining the points. तो हमें देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि एम ए जी ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, ये क्या किसी एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे? तो हमें एक ऐसी मेथड सजेस्ट करने के लिए बोल रहा है कि इन पॉइंट्स को बिना प्लॉट किए हम ये बता पाएँ कि ये पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। क्या क्या पॉइंट दे दिया हमें? m-3 -4, m-3 -4, a00, g68, ये पॉइंट हमें गिवन है। अब आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, अगर मैं m से a पॉइंट पर जाता हूँ तो इसके इस x कोऑर्डिनेट में क्या चेंज हो रहा है? तो आप देखिए m का x कोऑर्डिनेट -3 है और a का x कोऑर्डिनेट कितना 0 है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं इसमें +3 ऐड कर दिया m के x कोऑर्डिनेट में तो मुझे a का x कोऑर्डिनेट मिल जा रहा है।
उसी तरह ए के एक्स कोऑर्डिनेट से अगर मैं जी के एक्स कोऑर्डिनेट पे जाऊं तो क्या करना पड़ रहा है मुझे, यहाँ पर देखिए +6 ऐड करना पड़ रहा है। तो अगर मैं यहाँ +6 ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना था 0 और जी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 6, तो अगर मैं इसमें +6 ऐड करता हूँ तो मैं जी के एक्स कोऑर्डिनेट पे पहुँच जाऊँगा। सिमिलरली आप वाई कोऑर्डिनेट के बारे में देखें, यहाँ पर एम का वाई कोऑर्डिनेट कितना है -4 और ए का कितना है 0। इसका मतलब क्या हो गया, मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा +4। इसी तरह से ए के वाई कोऑर्डिनेट से जी के अगर वाई कोऑर्डिनेट पे जाऊं, ओके, तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर +8। तो आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, ये 3 और 6 इसका रेशो 3:6, ये रेशो कितना है 1:2 है। उसी तरह से आप वाई कोऑर्डिनेट के रेशो पे ध्यान दें, कितना दिया है 4:8। जो मैंने स्विच किया है वो कितना 4:8 के रेशो में आ रहा है, तो ये भी कितना होगा 1:2। तो यहाँ पर ये रेशो कैसे दिए हुए हैं, दोनों रेशो ये 1:2 ये कैसे आ रहे हैं, ये इक्वल आ रहे हैं ये रेशो। तो अगर ये रेशो इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब वो पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाए करेंगे, और अगर ये रेशो इक्वल नहीं आते तो पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाए नहीं करते। Use your method from problem 6 to check if the points R -5 -1, B -2 -5 and C 4 -12 are on the same straight line. Now plot both sets of point and check your answer. हमने जो लास्ट क्वेश्चन में जो हमने मेथड देखी थी उसको यहाँ भी हमें अप्लाई करके देखना है। तो देखिए पॉइंट क्या क्या दे दिया, आर बी सी पॉइंट दिया हुआ है। आर पॉइंट्स कितना है -5 -1, -5 -1, बी कितना दिया -2 -5, सी कितना दिया 4 -12। यहाँ पर देखिए अगर आर के एक्स कोऑर्डिनेट से बी के एक्स कोऑर्डिनेट पे जा रहे हैं हम, ये -5 था और ये -2 है, तो इसका मतलब क्या ऐड किया होगा हमने +3 ऐड किया होगा, -5 +3 तो -2 मिल गया। इसी तरह से बी के एक्स कोऑर्डिनेट से अगर सी के एक्स कोऑर्डिनेट पे जा रहे हैं हम, यहाँ -2 है यहाँ 4 है, तो हमने यहाँ क्या ऐड किया होगा +6 ऐड किया होगा, तो -2 +6 तो हमें +4 मिल रहा है। इसी तरह से अगर वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए -1 है और यहाँ कितना है -5 है, इसका मतलब हमने क्या ऐड किया होगा यहाँ पर -4, -1 -4 तो क्या मिल जाएगा -5। इसके वाई कोऑर्डिनेट से सी के वाई कोऑर्डिनेट पे जाते हैं तो देखिए कितना है यहाँ पर -5 है, यहाँ कितना है -12 है, तो -5 और क्या ऐड किया होगा हमने -7, -5 -7 तो क्या मिल रहा है -12 मिल रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए रेशियो कितना है 3:6, दैट इज 1:2। जबकि इस केस में देखिए रेशियो कितना है -4:7, -4:7 दैट इज 4:7, जो कि इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। ये रेशियो इक्वल नहीं है, ठीक है। सो हेयर रेशियो आर नॉट इक्वल। Ratio are not equal, so given points are not lie on a straight line. ओके, तो रेशियो सेम नहीं है तो ये पॉइंट दिए वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाए नहीं करेंगे। आगे बोला वो नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट एंड चेक योर आंसर। 6 और 7 दोनों क्वेश्चन में जो पॉइंट दिए हैं उनको हमें प्लॉट करना है, हमें अपने आंसर को वेरीफाई करना है। तो चलिए इसको प्लॉट करके देखते हैं। चलिए तो हम जो क्वेश्चन 6 और 7 में जो मैं पॉइंट दिए थे उनको हम प्लॉट करके ग्राफ पे वेरीफाई कर लेते हैं। क्या दिया था पॉइंट -3 -4 0 0 6 8,
तो देखिए -3 -4 कहाँ पर आएगा ये पॉइंट, x इक्वल टू -3 y इज इक्वल टू -4, ये वो पॉइंट हो गया -3 -4, ये m पॉइंट है, -3 -4, a पॉइंट था 0 0 ओरिजिन, ये हो गया 0 0, देन g क्या था 6 8, तो 6 8 ये पॉइंट हो जाएगा g, ओके 6 8। और इसको हम ज्वाइन करके देखते हैं ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देखिए आप जरा, जब हमने इन पॉइंट को ज्वाइन किया तो तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब जो हमारे क्वेश्चन 6 में जो पॉइंट दिए थे वो एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं और ये वेरीफाई हो रहा है। अब जो क्वेश्चन 7 में पॉइंट दिए थे उनको हम जरा प्लॉट करके देख लेते हैं। तो क्या क्या पॉइंट दिए हुए यहाँ पर हमें, -5 -1 -2 -5 4 -12। तो देखिए -5 -1 तो कहाँ पर आएगा ये, -5 -1, एक पॉइंट तो ये हो जाएगा पॉइंट आर, -5 -1, बी -2 -5, तो बी देखिए -2 -5, ये पॉइंट होगा बी, -2 -5, सी है 4 -12, 4 -12, ये 4 और ये -12 यहाँ कहीं आएगा, सी पॉइंट 4 -12, 4 -12, ओके। इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम, ज्वाइन करके चेक करते हैं क्या ये एक ही पॉइंट एक ही लाइन में लाए कर रहे हैं। तो देखिए आर और हम सी को अगर ज्वाइन करें, ये देखिए अगर मैं आर और सी को ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये देखिए बी पॉइंट यहाँ से बाहर हो जा रहा है, इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाए नहीं कर रहे हैं। तो देखिए आप जरा, तो ये इसी तरह से आर अगर बी मान सी एक इस तरह से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाए नहीं कर रहे हैं, तो ये वेरीफाई हो रहा है कि जो क्वेश्चन 6 में जो पॉइंट दिए थे वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाए कर रहे हैं, जबकि क्वेश्चन 7 में जो हमें पॉइंट दिए थे वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाए नहीं करेंगे। Using the origin as one vertex, plot the vertices of a right-angled isosceles triangle. An isosceles triangle with one vertex in quadrant third and the other is quadrant fourth. तो हम आते हैं ग्राफ पेपर पे, हमें क्या करना है, क्या बोला हुआ है, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करना है, इस तरह से पॉइंट को प्लॉट करना है, और दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए, इसका एक वर्टेक्स क्वाड्रेंट थर्ड में हो, दूसरा क्वाड्रेंट फोर्थ में हो। अब पहले तो हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट बोला ओरिजिन पे होना चाहिए, तो ये वो पॉइंट हो गया ओरिजिन, और दो पॉइंट हम कुछ ऐसे चूज कर लेते हैं कि वो क्या उस ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंस पर हो और राइट एंगल भी होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया 5 पे, ठीक है, ये तो ओरिजिन हो गया, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5 0। अब दूसरा पॉइंट हम कहाँ ले रहे हैं, इस वाई एक्सिस पे कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो आइसोसेलेस होना चाहिए, दो साइड इक्वल होना चाहिए, तो ये भी हम कहाँ लेंगे 5 यूनिट डिस्टेंस पर लेंगे। ये पॉइंट बी हो गया, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 5, ओके। तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये वो ट्रायंगल फॉर्म हो गया देखिए। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसकी दो साइड्स इक्वल है, कौन सी, ओ ए एंड ओ बी। तो यहाँ पर क्या हो गया ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी इज right angled isosceles, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू कितना है 5 यूनिट है ना। तो ये दोनों साइड्स इसकी इक्वल है, और राइट एंगल किस पे, राइट एंगल एट ओ।
राइट एंगल्ड एट ओ, ओरिजिन पे राइट एंगल है। दूसरा मैं बोला था एक ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करना है जिसका एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में हो, दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। ओके, तो देखिए उसको हम कैसे लेंगे, क्योंकि हमें क्या बोलना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला हुआ है, तो हम एक पॉइंट तो क्या मान लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया -5, ये हमने फिक्स कर लिया कि वाई एक्सिस के एक पॉइंट ले लिया हमने -5, मतलब वो दो पॉइंट जो हमें लेना है उनका वाई कोऑर्डिनेट क्या ले लिया हमने -5। तो उन दोनों पॉइंट को मैं क्या करूं, वाई एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस पर ले लूं। अगर वो दोनों पॉइंट इस वाई एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस पर होंगे तो इस ओरिजिन से कैसे होंगे, वो इक्वल डिस्टेंस पर हो जाएंगे। यानी वो दोनों पॉइंट्स क्या से होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो अगर एक पॉइंट मैं यहाँ पर ये -5 ले रहा हूँ उसका वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट इसका 4 ले लिया। सपोज वो पॉइंट मैंने क्या लिया, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, ये वो पॉइंट ले लिया क्या, 4, 4 - 5। तो देखिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जा रहा है। और दूसरा पॉइंट मैं कहाँ लूंगा, इससे उतनी दूरी पर लूंगा। देखिए यहाँ पर मैंने 4 यूनिट डिस्टेंस पे लिया, तो यहाँ भी 4 यूनिट डिस्टेंस पे लूंगा, तो वो पॉइंट कहाँ पर मिलेगा मुझे, वो यहाँ कहीं होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इस पॉइंट के, ये 4 - 5 था, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -4 -5। ओके, मान लीजिए इसको नाम दे देता हूँ, इसको मैंने बोल दिया इस पॉइंट को P और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया Q, और ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। तो एक हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल जाएगा OPQ। ठीक है, जिसकी OP और OQ ये दोनों साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ट्रायंगल OPQ is an isosceles triangle in which OP is equal to OQ। OP is equal to OQ। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। OP और OQ कैसे होंगी, इसकी इक्वल साइड्स होंगी। कितनी होंगी वो हम डिस्टेंस फार्मूला से निकाल भी सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, तो कितना होगा ये 16 प्लस 5 स्क्वायर कितना हो गया 25, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 41 यूनिट। तो ये इक्वल साइड्स होंगी, वो कितना होगा, √41 यूनिट्स की होंगी। ओके, द फॉलोइंग टेबल shows the coordinates of point S, M and T in each case. State whether M is the midpoint of segment ST. Justify your answer। यहाँ में एस एम और टी के डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, बताना है क्या एम एस और टी का मिड पॉइंट होगा क्या, फिर आंसर को हमें जस्टिफाई करना है। तो देखिए पहले केस की बात करते हैं, क्या दिया हुआ, -30 -30 0 0 30, ये पॉइंट हो गया हमारा एस, ये हो गया एम, और ये पॉइंट है कितना, टी। अब आप देखिए जरा, एस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट से एम पॉइंट के अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट पे स्विच करता हूँ, जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ रहा है, +3, तो ये 0 मिल जाएगा। इसी तरह से एम के एक्स कोऑर्डिनेट से अगर टी के एक्स कोऑर्डिनेट पे जा रहा हूँ, तो अभी मुझे क्या ऐड करना पड़ रहा है, +3, 0 + 3 तो 3 मिल जा रहा है। वाई कोऑर्डिनेट की बात करें, सभी के वाई कोऑर्डिनेट कैसे हैं, 0 है। यहाँ पर ऑर्डिनेट कैसा है, सेम है। अगर ये ऑर्डिनेट सेम है तो पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस। हेयर ordinate of all point are same, so points lies on x axis।
ठीक है ना, सभी पॉइंट्स के क्या ऑर्डिनेट सेम है, एब्सिसा डिफरेंट है, तो ये पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये तो पता होगा कि भाई पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। एम मिड पॉइंट है एस टी का, ये कैसे पता चलेगा, तो आप देखिए इनमें रेशियो कितना आ रहा है, 3:3। जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये यहाँ पर रेशियो कितना है, 3:3 है, जो कि क्या है, 1:1 होगा। तो अगर रेशियो इसमें 1:1 आ रहा है, इसका मतलब जो एम पॉइंट है वो एस टी का मिड पॉइंट होगा। तो इसमें हमें यही पूछा हुआ है पहले कि इज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो रेशियो है वो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, रेशियो आर सेम, रेशियो आर इक्वल, रेशियो आर सेम, रेशियो कैसा है, सेम है ना, 1:1 रेशियो आ रहा है, या रेशियो आर 1:1, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट की बात करें तो कितना दिया, 2, 3, 3, 4, 4, 5। देखिए जरा सेकंड पॉइंट में क्या दिया है, 2, 3, 3, 4, 4, 5, ये पॉइंट दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए जरा, एक्स कोऑर्डिनेट से स्विच कर रहा है तो कितना ऐड करना पड़ रहा है, +1, 3 से 4 पे जा रहा है तो +1। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट की बात करें, 3 से 4 पे गए तो +1, 4 से 5 पे गए तो +1। यहाँ पर क्या रेशियो है, 1:1 का रेशियो है, यहाँ भी क्या है, 1:1 का रेशियो आ रहा है, और यहाँ भी कितना रेशियो आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट में 1:1 का रेशियो आ रहा है, तो यहाँ भी रेशियो कैसे सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब एम एस टी का मिड पॉइंट होगा, तो इसका आंसर भी क्या होगा, यस, रेशियो आर सेम। ठीक है, रेशियो सेम है, कितना 1:1 का रेशियो है, तो क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा एम एस टी का। थर्ड वाले केस में देखते हैं, 0, 0, 0, 5, 0, -10। देखिए क्या दिया हुआ है, 0, 0, 0, 5, 0, -10। अब यहाँ पर आप देखिए जरा ध्यान से, तो यहाँ पर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट सबका क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। अब यहाँ पर एब्सिसा सेम है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट सेम है और वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे, वाई एक्सिस पे। ठीक है, हेयर एक्स कोऑर्डिनेट्स आर सेम, हेयर एब्सिसा, एब्सिसा आर सेम। सो पॉइंट्स lies on y एक्सिस, तो ये पॉइंट्स y एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। अब ये मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा, ये चेक कैसे करेंगे, तो देखिए आप जरा, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो देखिए इससे जब वाई कोऑर्डिनेट पे स्विच कर रहे हैं, 0 से 5 पे जा रहा है तो हमें +5 ऐड कर रहे हैं। जब यहाँ 5 से -10 पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें आपने क्या किया, -15 ऐड किया है। ये -15 ऐड करेंगे, 5 -15, तभी तो ये -10 होगा। तो रेशियो क्या आ जा रहा है, 5:-15, रेशियो क्या आ रहा है, 5:-15, जो कि क्या हो जाएगा, बोलिए 1:-3। रेशियो यहाँ 1:1 नहीं आ रहा, मतलब वो मिड पॉइंट नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, नो। ठीक है, एम इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, रेशियो आर नॉट इक्वल, रेशियो आर नॉट सेम, रेशियो आर नॉट सेम, है ना, रेशियो यहाँ पर सेम नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए मिड पॉइंट नहीं होगा। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, -8, 7, यहाँ ले लेते हैं, -8, 7, 0, -2, 6, -3। अब यहाँ पर देखिए, जब ये -8 से 0 पे जा रहे हैं तो कितना ऐड किया होगा मैंने, +8। ठीक है, 0 से 6 पे जा रहा है तो कितना ऐड किया, +6 ऐड किया है। इसी तरह से जब वाई कोऑर्डिनेट की बात करें, तब क्या हो रहा है, 7 से -2 पर जा रहे हैं तो कितना ऐड किया है इसमें, -9, क्योंकि 7 -9 करेंगे तो -2 मिलेगा।
-2 से -1 पे -3 पे जा रहे हैं, यानी -1 ऐड किया है। तो y कोऑर्डिनेट में रेशियो कितना है? -9:-1, दैट इज 9:1 का है। ओके। x कोऑर्डिनेट में रेशियो कितना है? 8:6, ये 8:6, दैट इज 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 4:3, ये 4:3 का रेशियो है। तो ये 1:1 रेशियो नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू 1:1, है ना। नॉट इक्वल टू 1:1, ये 1:1 रेशियो नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब इस केस में भी जो m पॉइंट है वो एस टी का मिड पॉइंट नहीं होगा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? नो। क्या रीजन है? रेशियो आर नॉट इक्वल या सेम, मतलब 1:1 रेशियो नहीं है, ठीक है ना, तो इसीलिए ये मिड पॉइंट नहीं होंगे। आगे पूछ रहा है व्हेन m इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, s एंड t। जबकि m अगर मिड पॉइंट है तो उन दोनों केसेस में एम एस टी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, उनके बीच में कोई कनेक्शन है क्या? तो बिल्कुल कनेक्शन है। कनेक्शन क्या है कि अगर ये एम इसका मिड पॉइंट है तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एस और टी के एक्स कोऑर्डिनेट एम से इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। इसी तरह से एस और टी के जो वाई कोऑर्डिनेट है वो एम से इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। तो क्या कनेक्शन आ जाएगा? तो इसका हम आंसर यहाँ दे देते हैं। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस एंड टी, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट of S and T are equidistant from x and y coordinate, x and y coordinate of M। ये इसमें कनेक्शन है। x and y coordinates of S and T are equidistant from x and y coordinates of M। ओके। Use the connection you found to find the coordinates of B given that M -7 1 is the midpoints of A 3-4 and B XY। लास्ट क्वेश्चन में जो भी हमने कनेक्शन फाइंड किया था तो हमें उसमें ये बताना है कि अगर एम ए बी का अगर मिड पॉइंट हो तो हमें बी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है उसको फाइंड करना है। देखिए क्या क्या पॉइंट दिए हमें, बोला है एम क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है। ए पॉइंट दे दिया मुझे 3-4, एम दिया है -7 1 और बी दे दिया है एक्स वाई। ओके। तो अभी हमने ये देखा था कि अगर एम ए बी का अगर मिड पॉइंट होगा तो ए से एम और एम से बी इनका जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसमें रेशियो 1:1 होना चाहिए। इसी तरह से ए से एम और एम से बी इनके जो वाई कोऑर्डिनेट होगा इसका भी रेशियो क्या होना चाहिए? 1:1 होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा अगर यहाँ देखें तो देखिए इसके एक्स कोऑर्डिनेट से, ए के एक्स कोऑर्डिनेट से अगर मैं एम के एक्स कोऑर्डिनेट पे जाऊँ, ये 3 है और ये -7 है। इसका मतलब मैं इसमें क्या ऐड कर रहा हूँ? -10 ऐड कर रहा हूँ। तो अगर मैं -10 ऐड कर रहा हूँ, 3 - 10 तो मुझे -7 मिल रहा है। और रेशो 1:1 होने के लिए ये -10 है तो यहाँ भी -10 आना चाहिए। यानी एम के एक्स कोऑर्डिनेट से अगर बी के एक्स कोऑर्डिनेट पे जाता हूँ मैं तो मुझे यहाँ भी क्या ऐड करना होगा? -10 ऐड करना होगा। और अगर मैं यहाँ -10 ऐड करता हूँ तो -7 और -10 कितना मिलेगा? -17। तो x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा -17। ओके। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट की बात करें तो देखिए a के y कोऑर्डिनेट से m के y कोऑर्डिनेट पर अगर हम जाते हैं तो ये -4 है, ये 1 है, यानी हम क्या ऐड किया? इसमें हमने क्या ऐड किया? +5। तो -4 +5 तो ये +1 मिल गया। रेशो 1:1 होने के लिए यहाँ हम +5 आ रहा है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए? +5 आना चाहिए। तो यहाँ भी +5 ऐड करेंगे, यानी m के y कोऑर्डिनेट से b के y कोऑर्डिनेट पर अगर हम जा रहे हैं तो क्या ऐड करेंगे? +5। तो m का y कोऑर्डिनेट 1 है
और +5 ऐड करेंगे, 5 + 1 6, यानी y क्या हो जाएगा, y क्या मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए हमें। तो इसका मतलब जो बी पॉइंट है हमारा, बी पॉइंट क्या था, एक्स वाई, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स की है क्या है -17 और वाई की जगह 6, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे -17 6। Let P and Q be points of trisection of AB and P closer to A and Q closer to B. Using your knowledge of how to find the coordinates of the midpoints of a segment, how would you find the coordinates of P and Q? Do this for the case when the point A 4 7 and B 16 minus। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, P और Q दो पॉइंट्स हैं जो AB को क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट हो गया A, और यहाँ पर कई पॉइंट क्या है, B, और ये P और Q दो पॉइंट दे दिए जो इस ए बी को क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें ये पूछा हुआ है, यूजिंग योर नॉलेज टू हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ ए सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। तो हम पी और क्यू के कोऑर्डिनेट कैसे बता सकते हैं, 1:1 का रेशियो होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर पॉइंट ए 4 7 हो और बी कितना हो, 16 -2 हो, तो मुझे पी और क्यू के कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखिए पॉइंट ए कितना दिया है, 4 7, और पॉइंट बी कितना दे दिया, 16 -2। तो मुझे पी और क्यू के कोऑर्डिनेट बताना है। अब आप एक चीज देखिए, क्योंकि ये पी और क्यू इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ ए पी और पी क्यू और क्यू बी, इनमें रेशियो कैसा होगा, सेम होगा। मतलब ए पी इज टू पी क्यू, ये 1:1 का रेशियो होगा। इसी तरह से पी क्यू इज टू क्यू बी, इसमें भी 1:1 का रेशियो होगा होगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ए का 4 है, और यहाँ पर देखिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 16 है बी का। इनमें डिफरेंस कितना है, डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट ए एंड बी 16 -4। तो अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट में डिफरेंस की बात करूं तो 16 -4, ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। मतलब ए से बी तक जाने में मुझे 12 यूनिट चलना पड़ा है, और मुझे पी और क्यू को भी इसके एक्स कोऑर्डिनेट देना होंगे जो कि इससे इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। तो हम इसको क्या करें, 12 को 3 से डिवाइड कर दें। तो अगर मैं 12 को 3 से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 4, क्योंकि तीन पार्ट में इसको डिवाइड करना है, तो 4 मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर ए का एक्स कोऑर्डिनेट 4 है तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, उसमें 4 ऐड कर देंगे हम। तो देखिए ए के एक्स कोऑर्डिनेट से अगर मुझे पी के एक्स कोऑर्डिनेट पे जाना है तो मुझे क्या करना होगा, इसमें +4 ऐड करना होगा। तो 4 + 4 ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, यानी पी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना मिल गया मुझे, 8। अब पी के एक्स कोऑर्डिनेट से अगर मुझे क्यू के एक्स कोऑर्डिनेट पे जाना है तो मुझे क्या ऐड करना होगा, 4। तो देखिए 8 + 4 क्या आ जाएगा, 12। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना मिल गया मुझे, 12। क्यू के एक्स कोऑर्डिनेट से बी के एक्स कोऑर्डिनेट पे जाना है तो फिर मुझे क्या ऐड करना होगा, 4। तो देखिए यहाँ भी मैंने +4 कर दिया, तो 12 + 4 कितना मिल गया, 16। ऑलरेडी 16 दिया हुआ था। इसी तरह से अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूं, देखिए यहाँ 7 दिया है, ये -2 दिया है। तो अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं, कितना, 7 -2 और 7 का अगर डिफरेंस देखें तो बताइए कितना आ जाएगा ये डिफरेंस, ये -2 और -7, दैट इज -9। इसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, -3 आ रहा है डिवाइड करने पे। तो देखिए ये कितना था, 7 था, और यहाँ से मैं कहाँ जा रहा हूँ, पी के एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे, ए के वाई कोऑर्डिनेट से पी के वाई कोऑर्डिनेट पे जाएंगे तो मुझे -3 यूनिट ऐड करना होगा। तो ये -3 इसमें ऐड कर दिया, तो +7 -3 तो कितना हो जाएगा, 4। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 4। पी के वाई कोऑर्डिनेट से क्यू के वाई कोऑर्डिनेट पे जाने पे फिर मुझे -3 ऐड करना होगा। ये देखिए मैंने -3
फिर ऐड कर दिया, ये -3 ऐड किया तो 4 - 3 ये कितना हो जाएगा 1। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1 आ गया। क्यू के y कोऑर्डिनेट से बी के y कोऑर्डिनेट पे जाने के लिए -3 ऐड करना होगा, क्योंकि रेशो 1:1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर आए तो क्या ऐड कर दिया आपने इसमें -3, तो +1 -3 तो कितना हो गया -2। तो यहाँ ऑलरेडी मुझे -2 दिया हुआ है। तो P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 8 4, Q के कोऑर्डिनेट कितने मिल गए मुझे 12 1। ऐसा क्यों कर पाए हम, क्योंकि हमें पता है कि A और Q का मिड पॉइंट क्या होगा P, इसी तरह से Q P और B का मिड पॉइंट होगा। तो जो हमारा P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट 8 4 और Q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या मिल गए 12 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा 8 4 एंड 12 1। Given that the points A 1 -8, B -4 7 and C -7 -4, so that they lie on a circle K whose center is the origin 0 0, what is the radius of circle K? फिर पूछ रहा है given the point D -5 6 and E 0 9, check whether D and E lie between the circle, on the circle or outside the circle K। अब देखिए अगर मुझे ये बताना है कि ए बी सी उस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, अगर मान लीजिए ए बी सी ये तीनों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेंगे तो सर्कल के सेंटर से उन पॉइंट तक की डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जो कि रेडियस के इक्वल होगा। तो हम ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये वो सर्कल है, ये वो सर्कल का सेंटर हो गया ओ, जो कि मुझे क्या दिया हुआ है 0 0 दिया हुआ, ओरिजिन दिया हुआ है। और ए बी सी सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। अगर ये इसके ऊपर लाई करते हैं तो ए के कोऑर्डिनेट क्या दिया 1 -8, बी दे दिया है -4 7 और सी दे दिया है -7 -4। तो अगर ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं तो ओ ए, ओ बी और ओ सी ये सभी क्या होंगे, रेडियस होंगे, तो इक्वल आना चाहिए। तो देखिए ओ ए निकाल लेते हैं पहले हम। तो ओ ए ओरिजिन से किसी पॉइंट तक की डिस्टेंस निकालना हमें बहुत अच्छे से आता है। स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा ये 1 स्क्वायर और प्लस -8 स्क्वायर, दैट इज 1 + 8 स्क्वायर कितना हो गया 64, यानी √65 यूनिट। इसी तरह से ओ बी कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर 7 -4 स्क्वायर और क्या है 7 स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर कितना हो गया 16, 7 स्क्वायर कितना आ गया 49, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 65 यूनिट। ठीक, इसी तरह से ओ सी वो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -7 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 16 √65 यूनिट। अब आप यहाँ पर देखिए, हेयर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू √65 यूनिट, ये सब इक्वल आ रहे हैं। सो पॉइंट ए बी एंड सी, सो पॉइंट्स ए बी एंड सी lies on circle, lies on circle K। तो सब तीनों पॉइंट उस सर्कल K के ऊपर लाई करेंगे। सर्कल को क्या बोला था हमने, सर्कल K, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू ये ओ ए ओ बी और ओ सी के इक्वल होगा, जो कि कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 65 यूनिट। तो रेडियस सर्कल क्या होगा √65 यूनिट। अब पूछ रहा है अगला कि डी और ई इस सर्कल के अंदर लाई करेंगे, सर्कल के ऊपर है, सर्कल के आउटसाइड में लाई करेंगे।
तो देखिए कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर, सर्कल के ऊपर या सर्कल के बाहर लाई करेगा, ये कैसे चेक कर सकते हैं? अगर उस पॉइंट की हम ओरिजिन से डिस्टेंस देखें और वो जो डिस्टेंस आ रही है अगर वो रेडियस से कम है तो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा। अगर वो डिस्टेंस रेडियस के इक्वल आ रही है तो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेगा। और अगर वो डिस्टेंस रेडियस से बड़ी आ रही है तो वो आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा। तो यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं। तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस देख लेते हैं, ओडी। देखिए ओडी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 36। तो ओडी क्या आ गया, √61। ओडी मिल गया √61 यूनिट। अब देखिए ये √61 है, ओ से लेके डी तक की डिस्टेंस, और जो हमारा रेडियस था वो क्या था, √65 है, तो उससे ये छोटा है ना √61। एयर स्क्वायर रूट ऑफ 61 इज लेस देन √65। ये क्या था हमारा, ये कौन सा पॉइंट था, ओ से लेके डी तक की डिस्टेंस, यानी ओ डी इज लेस देन ओ ए, जो सर्कल की क्या है, रेडियस है। ठीक है ना? तो उससे ये छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ लाई करेगा, इनसाइड द सर्कल। सो पॉइंट डी lie inside the circle। इसी तरह से ई के बारे में भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए ओ ई कितना होगा, ओ ई इज इक्वल टू, ई कितना दिया है हमें, 0.9। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, दैट इज, ये 9 आ जाएगा। और 9 क्या है, 9 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 65। √65 से बड़ा है, √65 अप्रोक्स कितना होता है, 8 के इक्वल होता है, तो 9 तो बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो 9 इज ग्रेटर देन √65, दैट इज ओ ई ग्रेटर देन ओ ए विच इक्वल टू रेडियस, इससे बड़ा होगा। इसको वाले ई पॉइंट कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड द सर्कल। सो पॉइंट ई लाई आउटसाइड द सर्कल। तो पॉइंट ई सर्कल के आउटसाइड लाई करेगा। ओके, the midpoints of the sides of triangle ABC are the point D, E and F. Given that the coordinates of D, E and F are 5, 1, 6, 5 and 0, 3 respectively, find the coordinates of A, B and C। तो हमें देखिए किसी ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट गिवन है, तो उस ट्रायंगल के वर्टाइसेस बताना है हमें। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो ये हमने इसके वर्टाइसेस, ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी, और इसके मिड पॉइंट्स हमें गिवन है, डी ई है, डी ई एंड एफ। तो देखिए ए बी साइड है, उसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, डी। तो ये हमें दिया है डी, बी सी का मिड पॉइंट ई, और ए सी का मिड पॉइंट एफ। इसके कोऑर्डिनेट भी दे दिया हमें, डी के कोऑर्डिनेट दिया 5, 1, ई के कोऑर्डिनेट 6, 5, और एफ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, 3। तो हमें ए बी सी के कोऑर्डिनेट बताना है। तो हम थोड़ी देर के लिए ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो ए बी सी के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, x1 y1, ये ए के कोऑर्डिनेट हो गए। बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2 y2। सी के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x3 y3। ठीक, अब क्योंकि हमें ये मालूम है कि डी ए बी का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये इसके जो x कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, वो इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। किसी पॉइंट के हम मिड पॉइंट को ऐसे निकालते हैं ना, x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पर क्योंकि d किसका है, ए बी का मिड पॉइंट्स है, देखिए d इज द मिड पॉइंट
ऑफ ए बी। अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये किसके इक्वल आएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, डी के एक्स कोऑर्डिनेट यानी 5। इसी तरह से जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू इसका y कोऑर्डिनेट दैट इज 1। यहाँ से मुझे क्या मिल गया रिलेशन, देखिए x1 प्लस x2 इज इक्वल टू ये 5 और 2 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ गया 10। यहाँ से क्या मिल गया y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, ये मिल गया 2। सिमिलरली आप देखिए ई जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो यहाँ से क्या रिलेशन मिलेगा, x2 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 मिलेगा। x2 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 और फिर उस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर किया था 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो वैसे यहाँ पर होगा। इसी तरह से y2 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10। ओके, फिर क्या दिया हुआ है, f इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। f जो है ए सी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ भी वही करेंगे क्या, x1 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। y1 प्लस y3 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 2 6, ये मिल जाएगा 6। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे जो भी x कोऑर्डिनेट आया है x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x3, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दें। इसी तरह से यहाँ से y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 प्लस y3 इनको ऐड कर दें। तो देखिए जरा इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, ये x1 x2 यहाँ भी है, x2 x3, x1 प्लस x3, तो दोनों में देखिए यहाँ भी x1 है, यहाँ भी x1 है, 2 बार x1 आ रहा है, ये x2 है और फिर देखिए यहाँ भी x2 है। इसी तरह से x3 दोनों में x3 है, तो 2 बार x1 आएगा, 2 बार x2 और 2 बार x3। तो इनको अगर ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है रिलेशन, ये कुछ ऐसा मिल रहा है, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये 2 टाइम्स आ रहा है, इक्वल टू 10 प्लस 12 प्लस 0 यानी कितना हो गया 22। तो ये किसके इक्वल आया, 22। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल गया, x1 प्लस x2 प्लस x3, 22 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 11, तो ये 11 आ गया। सिमिलरली हम इसके y कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, देखिए 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 12 प्लस 6 18, तो ये कितना आ गया 18। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से देखिए इस इक्वेशन में x1 x2 x3 मिल गया, और जो ये जो इंडिविजुअल इक्वेशन थी इसमें x1 x2 था, x2 x3 था, x1 x3 था, और मुझे तो क्या चाहिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3 चाहिए। तो अब मैं क्या करूँ, इस वाले इक्वेशन में से हर एक इक्वेशन को माइनस करता चलता हूँ। जब मैं इसमें से माइनस करूंगा, देखिए यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11 है, इसमें से अगर मैं x1 प्लस x2 को माइनस करूंगा तो केवल x3 बचेगा। राइट साइड में 11 माइनस 10 तो 1 आ जाएगा, तो x3 मिल जाएगा। इसी तरह से x2 प्लस x3 को माइनस करूंगा तो x1 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एक एक करके माइनस करते जा रहे हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें से देखिए सेकंड इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, x2 प्लस x3 को x1 प्लस x2 प्लस x3 में से। तो ये x2 प्लस x3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, x1 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से x1 क्या निकल के आ जाएगा, 11 माइनस 12, तो 11 माइनस 12 कितना है, -1, तो x1 क्या निकल के आ गया, -1। इसी तरह से अगर मुझे x2 निकालना है तो x2 के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में से y x x1 और x3
इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ये 11 और ये क्या -0, 11 माइनस 0 कितना आ जाएगा 11, तो x2 कितना आ गया, ये 11 आ गया। x3 निकालने के लिए किस इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा, इसमें x1 x2 आ रहा था, तो x1 x2 किस में आ रहा था, देखिए ये इसमें आ रहा है x1 x2। ओके, तो यहाँ से 11 माइनस 10, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा 11 माइनस 10 कितना आ जाएगा ये 1, तो ये मुझे मिल जाएगा 1। इसी तरह से y1 y2 y3 निकाल लेते हैं। तो y1 के लिए क्या करेंगे अब इस इक्वेशन में से y1 प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री इज इक्वल टू 9 है, तो इसमें से मैं क्या माइनस करता हूँ y2 प्लस वाई थ्री को, तो देखिए y2 प्लस वाई थ्री यानी 10 को माइनस कर देंगे, तो 9 माइनस 10 कितना आ गया -1, तो ये मिल गया मुझे -1। इसी तरह से अगर मुझे y2 के कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करेंगे, y1 प्लस वाई टू वाई थ्री में से, क्योंकि मुझे y2 निकालना तो y1 और y3 वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो y1 और y3 कितना है 6, तो 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3, तो y2 कितना मिल जाएगा 3। y3 निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में से y1 y2 को माइनस कर देंगे, तो y1 प्लस वाई टू कितना था 2, तो 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा 7, तो y3 क्या मिल जाएगा मुझे 7। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या चाहिए थे हमें x1 y1, तो x1 y1 क्या आ गए, यानी ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए -1 -1। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2, यानी बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x2 y2 यानी 11 3। इसी तरह से सी पॉइंट, सी वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट x3 y3, वो क्या हो जाएंगे 1 7। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, थोड़ा समझिएगा। जैसे मुझे यहाँ पर वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट बताना था, तो इस वर्टेक्स ए को बनाने वाली जो दो साइड्स है वो कौन कौन सी है, ए बी और ए सी। तो ए बी और ए सी के जो मिड पॉइंट्स है उनके हम एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे, और ए के अपोजिट जो साइड है उसका जो मिड पॉइंट है ई, उसके एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मुझे ए का एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इसी तरह से डी और एफ, इनके वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करके अगर मैं ई के वाई कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे ए का वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सिमिलरली हम बी के लिए करेंगे, डी और ई के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह से डी और ई के वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करके एफ के वाई कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मुझे बी का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है ना, सेम काम सी के साथ करेंगे हम। देखिए जैसे अगर मुझे ए के लिए करना है, ए के वर्टेक्स निकालना है, तो ए के लिए क्या कर रहे हैं हम, डी और एफ इनके एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके ई के कोऑर्डिनेट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए जरा हम इसके क्या कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ए के डी प्लस इसके एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर रहे हैं, तो 5 प्लस 0, 5 प्लस 0 और माइनस क्या करेंगे 6, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या आएगा, देखिए 0, ये 1 प्लस 3 माइनस 5, 1 प्लस 3 माइनस 5, दैट इज कितना आ गया ये 5 माइनस 6 -1, 1 प्लस 3 4 -1 -1, यानी ए के कोऑर्डिनेट क्या आ गया -1 -1। इसी तरह से बी के लिए देखिए, बी के लिए हम क्या करेंगे, डी प्लस ई माइनस एफ, डी प्लस ई माइनस एफ। अब देखिए जरा डी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना 5, ई का कितना है 6, तो 5 प्लस 6 और एफ का कोऑर्डिनेट जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको माइनस करेंगे यानी 0 को, 5 प्लस 6 माइनस 0, 5 प्लस 6 माइनस 0, 1 प्लस 5 माइनस 3, 1 प्लस 5 माइनस 3, 5 प्लस 6 11, 1 प्लस 5 6 माइनस 3 3, तो 11 3 ये किसके बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सी के लिए देखिए क्या करेंगे, ई प्लस एफ माइनस डी, ई प्लस एफ माइनस डी, तो देखिए क्या आ जाएगा ये 6 प्लस 0 माइनस 5, 6 प्लस 0 माइनस 5, 5 प्लस 3 माइनस 1, 5 प्लस 3 माइनस 1, 6 माइनस
5 कितना आ गया ये 1, 5 + 3 8 -1 कितना 7, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 1 7। ओके, तो इस तरह से हम इजिली निकाल सकते हैं। A city has two main roads which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 10 streets in each direction. Using 1 centimeter is equal to 200 meter, draw a model of city in your notebook. Represent the road street by single line. There are street intersections in the model. Each street intersection is formed by two streets on running in the north-south direction and the other in the east-west direction. Each street intersection is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction and fifth street in the east-west direction meet at some crossing, then we call this street intersection 2 5. Using this convention, find how many street intersection can be referred to as 4 3, how many street intersection can be referred to as 3 4। तो देखिए हमें जो मॉडल बनाना सिटी मॉडल, उसमें क्या बोला हुआ है कि जो दो मेन रोड हैं, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, दूसरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है वो उसका क्या होगा सेंटर होगा। देखिए कुछ इस तरह से करते हैं इसको ड्रॉ। ये हमारी कौन सी हो गई, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हो गई, तो इसको हम डब्ल्यू ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये हमारे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो गई। ओके, तो ये दो मेन रोड हो गई, दो स्ट्रीट हो गई जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इसके पैरेलल में जो दूसरी स्ट्रीट्स हैं या रोड हैं उसको हमें सिंगल लाइन से ड्रॉ करके बताना है। देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा वो। अब देखिए ये रोड हो गई ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और इनके बीच में हमें क्या बोला हुआ है कि जो 1 सेंटीमीटर उसको हमें कितना लेना है, कितना यूनिट लेना है, ये 200 मीटर, मतलब इसके बीच में डिफरेंस कितना होगा, एक यूनिट कितना है, ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ये हमें बोला हुआ है। तो यानी यहाँ पर ये जो डिफरेंस है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1 यूनिट, ये किसके इक्वल होगा 200 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 200 मीटर, फिर 2 से 3 ये दिया हुआ, ये कितना हो जाएगा, ओरिजिन से यहाँ तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा 300 मीटर। तो सबके बीच में डिस्टेंस कितना है 200 मीटर के इक्वल है। ओके, अब इसमें हमें देखिए जो पहला वाला पॉइंट दिया था वो क्या बोला था, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ ए मॉडल सिटी इन योर नोटबुक। ठीक है, फिर आगे जो हमें बोल रहा था वो ये बोल रहा था कि if the second street running in the north south direction and fifth street in the east west direction meet at some crossing, then we call this street intersection 2 5। सेकेंड स्ट्रीट अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और फिफ्थ स्ट्रीट अगर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है तो उसके इंटरसेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं 2 5। तो आप देखिए यहाँ पर 2 5 कहाँ पर आएगा, जरा ध्यान से देखिए आप। तो उसने क्या बोला, 2 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो देखिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये सेकेंड स्ट्रीट ये आ गई, सेकेंड स्ट्रीट हमारी। ओके, और फिर फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो देखिए 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ स्ट्रीट आ गई। तो ये वाला जो पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा 2 5 को। 2 5 मतलब ये जो 2 5 है ये कौन सी दो स्ट्रीट के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए ये स्ट्रीट कौन सी आ जाएगी, एक स्ट्रीट तो ये हो गई जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन कर रही है, ये वाली स्ट्रीट, और दूसरी स्ट्रीट कौन सी है जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रही है। आप समझ गए, तो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 5 से। तो 2 5 का मतलब हो गया सेकेंड स्ट्रीट जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन कर रही है, जो दोनों स्ट्रीट मेन स्ट्रीट है उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से, और फिफ्थ स्ट्रीट वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रही है। ठीक,
अब मैं क्वेश्चन में ये बोला हुआ था कि हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3। तो 4-3 से हम कितने स्ट्रीट इंटरसेक्शन को रेफर कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली वन स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड एज 4-3। Only one street intersection can be referred as 4-3, where where fourth street running in the north-south direction and third street running in the east-west direction. ओके, इसी तरह से ये जो 3-4 है, ये भी एक यूनिक इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. Only one street intersection can be referred as 3-4, where जो फर्स्ट वाला है 3 वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेयर थर्ड स्ट्रीट इंटरसेक्शन, वेयर थर्ड स्ट्रीट रनिंग in the north south direction and fourth street running in the east west direction. ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4-3 और 3-4 ये एक यूनिक इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे. 4-3 का मतलब क्या है कि टूवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फोर्थ स्ट्रीट रन कर रही है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में थर्ड स्ट्रीट रन कर रही है. इसी तरह 3-4 का मतलब क्या हो गया? टूवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थर्ड स्ट्रीट रन कर रही है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फोर्थ स्ट्रीट रन कर रही है. A computer graphics program display image on a rectangular screen whose coordinate system has the origin at the bottom left corner. The screen is 800 pixel wide and 600 pixel high. A circular icon of radius 80 pixel is drawn with its center at the point A 100-150. Another circular icon of radius 100 pixel is drawn with its center at the point 250-230. Determine whether any part of either circle lies outside the screen, whether the two circles intersect each other. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है? एक कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम को डिस्प्ले करने के लिए, है ना, एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन ली गई है और जिसका कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से लिया गया है कि ओरिजिन जो है उसका बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आ रहा है. ओके, वो स्क्रीन 800 पिक्सल वाइड और 600 पिक्सल कैसी है? हाई है. और उस पर हमें एक सर्कुलर आइकॉन ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना है? 80 पिक्सल्स है और उसका सेंटर क्या होगा? A 100-150. दूसरा सर्कुलर आइकॉन ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 100 पिक्सल है और उसका सेंटर क्या है? 250-230 है, जिसको बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो हमें बताना है क्या उस सर्कल का कोई पार्ट स्क्रीन के बाहर आएगा क्या. दूसरा पूछ रहा है वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे क्या. देखिए कैसे करेंगे इसको. तो जो पहला सर्कल दिया हुआ है उसके देखिए रेडियस कितना है, उसको मैं R1 से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ.
वो रेडियस कितना दे दिया, 80 पिक्सल। और इसका सेंटर C1 वो ए पॉइंट पे लाई कर रहा है, वो कितना दिया हुआ है हमें, 100 150। इसी तरह से ये दूसरा सर्कल है, उसकी रेडियस क्या है, R2 है, वो कितना दिया हुआ, 100 पिक्सल। उसका सेंटर को अगर मैं C2 से रिप्रेजेंट करूं, जो कि बी पॉइंट पे लाई कर रहा है, वो कितना दे दिया, 250 230। ओके। अब पहला पूछ रहा है वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। देखिए, हमें यहाँ पर देखिए रेडियस कितना दिया, पहले वाले सर्कल के लिए 80 पिक्सल दिया हुआ है, और पहले वाले सर्कल का सेंटर दिया 100 150। तो इसका जो रेडियस है इनके, देखिए दोनों के सेंटर के एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट से कैसा है, छोटा है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेडियस, या फिर ऐसा बोलें, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, फर्स्ट सर्कल कितना है, रेडियस 80 है, विच इज लेस देन एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ए, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए वो कितना है, 100। ये इससे लेस है कि नहीं है, जो फर्स्ट सर्कल का रेडियस है वो उसके एक्स कोऑर्डिनेट से कैसा है, लेस है। इसी तरह से रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, जो कि कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, ये लेस है वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए, दैट इज 150। तो जो रेडियस है वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों से कैसा है, छोटा है। अब क्योंकि वो रेडियस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं उनसे कैसा है, छोटा है, इसका मतलब सर्कल क्या होगा, स्क्रीन के बाहर नहीं जाएगा। सिमिलरली सेकंड सर्कल के लिए भी, सेकंड सर्कल की रेडियस देखिए कितना, 100 पिक्सल है। यहाँ पर 100 पिक्सल इज लेस देन, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 250 है, एंड रेडियस 100 पिक्सल इज लेस देन, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 230 है। तो इसका मतलब सेकंड सर्कल है वो भी स्क्रीन के बाहर नहीं जाएगा। तो पहले में हमें यही पूछा था वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द सर्कल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सो नो पार्ट ऑफ द सर्कल, सो नो पार्ट ऑफ द आइदर सर्कल, no part of the either circles lie outside the screen, outside the screen। तो सर्कल का कोई भी पार्ट स्क्रीन के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। सेकंड देखिए क्या बोल रहा है, वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, दो सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे क्या एक दूसरे को। तो इसके लिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे अगर मैं आपसे कहूं, अगर दोनों सर्कल्स की रेडियस का सम, यहाँ पर देखिए जरा रेडियस का सम निकालें हम, क्या आ रहा है, तो R1 प्लस R2, अगर मैं पूछूं R1 प्लस R2 तो वो कितना आ रहा है, 80 प्लस 100, दैट इज 180 पिक्सल्स। ओके। और अगर मैं C1 C2 की बात करूं, उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस को, उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूले से। सेंटर क्या है, एक का 100 150 है, दूसरे का 250 230 है। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये हमें अच्छे से पता है। तो 250 माइनस 100 लिख देता हूँ मैं एक बार के लिए, 250 माइनस 100 होल स्क्वायर प्लस 230 माइनस 150।
230 माइनस 150 होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए कितना आ जाएगा ये, स्क्वायर रूट ऑफ 250 माइनस 100, ये आ गया 150, 150 स्क्वायर प्लस 230 माइनस 150, तो कितना आ जाएगा ये 80, 80 स्क्वायर, दैट इज 150 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 22500 प्लस 80 का स्क्वायर 6400, तो ये किसके इक्वल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए 225 प्लस 64 यानी 28900, और 289 का स्क्वायर रूट आपको याद है कितना होता है 17, तो ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 170 पिक्सल्स। ओके, यानी दोनों सेंटर के बीच में कितनी डिस्टेंस है 170 पिक्सल्स। तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दीजिए, इस केस में क्या हो रहा है, अब एक अगर मान लीजिए R1 प्लस R2, अगर ये कैसा है ग्रेटर आ रहा है, ठीक है ना, अगर R1 प्लस R2 अगर ये ग्रेटर आता है किससे, C1 C2 से, इस डिस्टेंस से, तो इसका मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। और अगर R1 प्लस R2 ये इक्वल आता है C1 C2 के, इसका मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हुए जाएंगे। लेकिन अगर R1 प्लस R2 अगर लेस आता है C1 C2 से, इसका मतलब दोनों सर्कल क्या होंगे, ना तो वो टच करेंगे ना इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस केस में देखिए, हेयर R1 प्लस R2 कितना है, बोलिए, R1 प्लस R2 ये कितना निकल के आया था, हमने R1 प्लस R2 निकाला था 180 पिक्सल है, ये 180 पिक्सल आ रहा था, और C1 C2 कितना आ रहा था, ये 170 पिक्सल आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, R1 प्लस R2 इज ग्रेटर देन C1 C2। तो मैंने बोला था कि अगर R1 प्लस R2 ग्रेटर देन C1 C2 हो तो दोनों सर्कल क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो हमें यही पूछा था इसमें, वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, सो टू सर्कल्स intersect each other, intersect each other। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको हम ड्रॉ करके और चेक कर लेते हैं। अब देखिए ये वो रेक्टेंगुलर स्क्रीन है जिसका ओरिजिन बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे लाई कर रहा है, और जिसकी विड्थ कितना है 800 पिक्सल है। मैंने 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना लिया 100 पिक्सल, उसकी हाइट कितनी है 600 पिक्सल है। ओके, अब जो पहला सर्कल है उसके रेडियस मुझे दिया 80 पिक्सल, और उसका सेंटर कहाँ लाई कर रहा है 100 150 पे। तो देखिए 100 150 मतलब ये आ गया 100, और 150 मतलब यहाँ कहीं पे वो सर्कल का सेंटर लाई करेगा पहले वाले का, ये वो सेंटर हो गया। अब थोड़ा सा ये समझिए कि पहले वाले का रेडियस कितना दिया हुआ है, इसकी रेडियस कितनी दी हुई है, देखिए जरा, रेडियस दी हुई है हमें 80 पिक्सल्स, और सेंटर इसका कितना दिया हुआ है 100 150, ये इसका सेंटर दिया है पहले वाले का। तो जब इसकी रेडियस 80 पिक्सल्स है तो ये सर्कल, आप देखिए ये कितना है, सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, मैंने बोला 100 150 पे, तो ये 100 150 पे लाई कर रहा है। इसका मतलब ये ओरिजिन से कितने दूरी पर है यहाँ पर, अगर मैं इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करूँ तो कितना होगा 100 पिक्सल होगा, और इसका रेडियस तो 80 पिक्सल है जो कि इससे छोटा है। इसका मतलब ये सर्कल कहीं ना कहीं कहाँ से होके पास होगा। और आप देखिए अगर मैं इससे 80 पिक्सल पीछे आऊँ तो यहाँ कहीं 20 पिक्सल पे एक पॉइंट मिलेगा मुझे। अगर इस 100 से आगे जाऊं तो 180 पिक्सल, यहाँ पर एक कोई पॉइंट होगा जिससे होकर सर्कल पास होगा, क्योंकि रेडियस तो कितना है 80 पिक्सल है। इसी तरह से इसका अगर y कोऑर्डिनेट देखें तो 150 है, यानी 150 के ऊपर 150 प्लस 80, 150 प्लस 80 कितना हो जाएगा 230, यानी वो सर्कल इस 230 पिक्सल वाले पॉइंट से होकर भी पास होगा। अब 150 से अगर नीचे जाए 80,
क्योंकि इसका रेडियस कितना है, 80 पिक्सल है, तो 150 माइनस 80 करेंगे तो 70। इसका मतलब उस सर्कल यहाँ कहीं 70 पिक्सल से होके भी पास होगा। ओके, अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो देखिए कुछ इस तरह से आएगा। देखिए वो सर्कल कुछ इस तरह से होगा, है ना, जिसका रेडियस कितना दे दिया है, 80 पिक्सल है, और इसका सेंटर कितना आ गया, 150 पिक्सल आ गया। ठीक है, अब जो दूसरा सर्कल है उसके रेडियस कितना है, 100 पिक्सल है। जो दूसरा सर्कल है इसका रेडियस कितना दिया हुआ है मुझे, R2 100 पिक्सल, और इसका सेंटर कितना है, 250 230। ओके, तो देखिए 250 230 ये पॉइंट कहाँ मिलेगा मुझे, ये 250 और 230 पे जाना है हमें। देखिए 230 मतलब यहाँ कहीं आएगा, ये यहाँ से कितना है 250, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा ये 250, और 230 पे जाना तो 230 करीब कहाँ मिलेगा मुझे, कुछ यहाँ पर, ये वो पॉइंट आएगा, मतलब इसका सेंटर करीब यहाँ आना चाहिए। ओके, और इसका रेडियस कितना दिया, 100 पिक्सल, 250 और 230 से ये छोटा है, तो आप देखिए इससे 100 पिक्सल ऊपर चले जाएं, लेफ्ट चले जाए, राइट चले जाए, नीचे चले जाए, वहां से होके सर्कल हमारा क्या होगा, पास होगा, क्योंकि ये सेंटर है। अब सेंटर कितना है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 250, तो यहाँ जाएंगे तो 350, यानी ये सर करीब यहाँ से होके पास होना चाहिए। लेफ्ट में आएंगे तो कितना, 150, यहाँ से होके सर्कल पास होना चाहिए। इसके ऊपर जाएंगे तो 230 प्लस 100 यानी कितना, 330, 330 यानी वो सर्कल करीब यहाँ से होके पास होना चाहिए। नीचे आएंगे तो 230 माइनस 100 यानी 130, यानी वो सर्कल करीब यहाँ से होके पास होना चाहिए। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं एक सर्कल। तो देखिए ये दोनों सर्कल हमें मिल रहे हैं, और ये दो पॉइंट पर सर्कल इंटरसेक्ट करते हुए जा रहे हैं। दोनों सर्कल का कोई भी पार्ट इस स्क्रीन के बाहर नहीं लाई कर रहा है, जो कि मैं पहले पार्ट में पूछा हुआ था, और दूसरे पार्ट में पूछा था क्या दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे, तो यस दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्लॉट द पॉइंट्स A21, B-12, C-2 -1 and D1 -2 in the coordinates plane. Is ABCD a square? Can you explain why? What is the area of this square? हमें 4 पॉइंट दे दिए ABCD, उनको प्लॉट करना है, और पूछ रहा है क्या वो स्क्वायर फॉर्म करेंगे, और फिर हमें उस स्क्वायर का एरिया भी बताना है। चारों पॉइंट को अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ पर देखिए एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सी में दोनों नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यानी चारों पॉइंट चार डिफरेंट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। साथ साथ अगर हम इनके जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू पे ध्यान दें, देखिए 2 1 1 2, 2 1 1 2, तो यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा है हमें। तो ये पैटर्न देख के हमें एक आइडिया लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक स्क्वायर फॉर्म करेंगे। ठीक है, और डिस्टेंस फार्मूले से हम इनको चाहें तो क्रॉस चेक भी कर ही सकते हैं, तो निकाल लेते हैं हम डिस्टेंस फार्मूले से। ए बी निकाल लेते हैं, डिस्टेंस फार्मूला आपको मालूम ही है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ए बी। देखिए तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर -1 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर 2 - 1 होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये, -1 -2 -3 का स्क्वायर कितना आ गया ये 9, प्लस 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 9 + 1 कितना हो गया 10, ये कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 10। बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए बी सी -2 और माइनस ऑफ -1 यानी +1 हो जाएगा, तो -2 + 1 होल स्क्वायर प्लस -1 -2 -1 - 2 होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू -2 + 1 यानी -1 का स्क्वायर, ये हो गया 1। यहाँ पर देखिए -1 -2 यानी 3, 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, दैट इज √10। सी डी
देखिए सी डी में क्या मिलेगा हमें, 1 - 2, 1 - यानी 1 + 2 हो जाएगा ये, 1 + 2 होल स्क्वायर प्लस -2 -(-1) यानी कितना आ गया, -2 + 1 होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 + 1 दैट इज √10, ये भी √10 मिल रहा है हमें। डी ए चेक कर लेते हैं, देखिए डी ए यानी कितना आ जाएगा ये, 2 - 1, 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 1 - (-2) 1 + 2 होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 2 - 1 1, और यहाँ पे देखिए 2 + 1 3 यानी 1 स्क्वायर 1 और 3 स्क्वायर कितना हो गया 9 दैट इज √10। अब इसके डायगोनल की सोच लेते हैं हम, ए सी और बी डी निकालने जरा, तो देखिए ए सी कितना आएगा, ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी -2 ऑफ -2 -2 होल स्क्वायर प्लस -1 ऑफ -1 -1 होल स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ -2 कितना हो गया, -4 -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस -1 -2 -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो 16 + 4 कितना आ गया ये 20 √20, और √20 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 5 यानी 2 √5। ठीक है, इसी तरह से बी डी निकाल लें, बी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए बी डी तो कितना आएगा 1 - (-1) यानी 1 + 1 होल स्क्वायर, फिर कितना आएगा -2 और -(-2) ये आ गया -2 होल स्क्वायर, तो देखिए कितना आ गया 1 + 1 2, 2 स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस -2 -2 -4, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 दैट इज √20, √20 का मतलब 2 √5। ओके, अब थोड़ा सा आप यहाँ ऑब्जर्व करें, हियर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, तो देखिए ए बी बी सी सी डी डी ए ये सब किसके इक्वल हैं, √10 के इक्वल हैं, √10 यूनिट, यानी चारों साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं, और साथ साथ क्या इसके डायगोनल यानी ए सी इज इक्वल टू बी डी वो किसके इक्वल है, 2 √5 के इक्वल है, 2 √5 यूनिट। तो साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों चीज अगर इक्वल है तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, ये एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा, सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। और एरिया क्या होगा इसका, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर वो हमें मालूम है क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, क्या होता है वो, साइड का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर साइड कितना दी हुई है हमें, √10, तो ये हो जाएगा √10 का होल स्क्वायर, √10 का होल स्क्वायर दैट इज 10, 10 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट। अब इसको हम प्लॉट करके भी देख लेते हैं इन पॉइंट्स को, ए पॉइंट कितना दिया था हमें 2 1, देखिए जरा ए पॉइंट दिया हुआ 2 1, तो 2 1 ये पॉइंट हो गया ए, बी दिया हुआ है -1 2, तो बी दिया है -1 2, यहाँ कहीं बी मिलेगा, ये पॉइंट बी हो गया -1 2, सी दे दिया -2 - 1, देखिए -2 -1, तो ये -2 और -1 यहाँ कहीं सी मिलेगा, सी पॉइंट है ये -2 -1, और डी दिया है हमें 1 - 2,
तो देखिए 1 - 2, ये पॉइंट हो गया डी, 1 - 2। इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से ये ए बी सी डी एक स्क्वायर मिल रहा है। इसमें ए बी बी सी सी डी इसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी, और इसके जो डायगोनल है कौन से बी डी और ए सी वो भी कैसे हैं, इक्वल होंगे। ओके, चलिए तो बस आज की क्लास में इतना ही। ये हमने इससे एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होंगे, इसके जो कॉन्सेप्ट है इन क्वेश्चन के पीछे वो भी आपने समझा होगा। तो इन कॉन्सेप्ट को, इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।